नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के भाग 3 अर्थात फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 14। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम आर्टिकल 12 और 13 का अध्ययन कर चुके हैं और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल पे मैंने एक विस्तृत लेक्चर बनाया हुआ है। तो यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। और एक बात, यदि आपको जो है वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जरूर आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 14 अर्थात विधि के समक्ष समता, या जिसको हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसी प्रावधान की बात दोस्तों आज हम करेंगे और इसके एक्सेप्शन पे बात करेंगे, क्योंकि ये तो कंपटीशन के लिए याद होना चाहिए कि आर्टिकल 14 में क्या है। समानता का अधिकार है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, या आर्टिकल नंबर 14 है क्या समता का अधिकार। इतना तो आप जानते रहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनता है। अब आज हम इसके डिटेल्ड अध्ययन करेंगे कि प्रावधान क्या है इसका और इसके अपवाद क्या है। तो पॉलिटी सीखने की श्रृंखला में जब आप पॉलिटी सीखिए तो अच्छे तरीके से सीखिए कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है। बिना कॉन्सेप्ट के आप इसको सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो यहां पे हम जो आर्टिकल लिखे हैं ये बेयर एक्ट की लाइन टू लाइन है, यानी कि आपको पॉलिटी की बुक के साथ आपको बेयर एक्ट भी पढ़ना है, जिसमें आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। तो अब यहां पे लिखा क्या है, आइए इसके एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि पहला शब्द आया है यहां पे राज्य। अगर आप देखेंगे तो पहला ही वर्ड क्या है, राज्य है। और राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार पढ़ने में अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो 12 में राज्य की परिभाषा को पहले व्याख्यायित किया गया है, क्योंकि जब हम भाग 3 पढ़ते हैं तो राज्य की परिभाषा वो नहीं होती है जो आप राज्य कहने पे समझते हैं। जैसे राज्य जब कहा जाता है तो आपके दिमाग में 28 स्टेट इस समय चलेंगे, लेकिन उस राज्य की बात यहां नहीं हो रही है। मौलिक अधिकार पढ़ने में राज्य की एक अलग परिभाषा है। आप इसको अनुच्छेद 12 को जाके लेक्चर में देख के पहले इसको समझिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब दो टर्म आया है, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। तो दो पार्ट जो बने हैं, विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष जो समता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और जो विधियों के समान संरक्षण है वो किसके, कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और एक नकारात्मकता को जो है शो करता है और दूसरा सकारात्मकता को शो करता है। यानी कि विधि के समक्ष जो समता है ये नकारात्मकता को शो करता है और विधियों के समान संरक्षण ये सकारात्मकता को शो करता है। इसको आप जानिए। आइए इसके बाद इसी पे चर्चा करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, विधि के समक्ष समता, यानी कि जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यहां पे ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए विशेषाधिकार नहीं होगा, यानी कि सबको समता का अधिकार दिया जाएगा।
कोई बड़ा या छोटा, नियम सबके लिए बराबर, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, ये क्या होगा, अनुपस्थित होगा, यानी कि नकारात्मकता शो कर रहा है। अब आइए इसके बाद सेकंड देखते हैं, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, यानी कि जो न्यायालय होगा वो सबके लिए क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा। ये नहीं कि पहले देखेगा कि आप अमीर हैं गरीब हैं, ऐसा देख के नहीं, सबके लिए क्या है, समान व्यवहार। ये हमारा संविधान का मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है। अब इसके बाद थर्ड क्या है, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, यानी कि जो नियम है कानून है उससे ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कि सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च हमारा संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा, नियम कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, यही इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है। अब इसके बाद आता है विधियों के समान संरक्षण, जो अमेरिका से लिया गया है, इसका मतलब ये प्रोटेक्शन। अब यहां पे इसमें क्या बात किया है, विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार। सेकंड इसका क्या कह रहा है, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम, बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार। अब ये कह रहा है बिना भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब यहां ये समझिए, जैसे ये कह रहा है भेदभाव, भेदभाव किन आधारों पे होता है, पहले आप इसको समझिए कि भेदभाव का एक आधार होता है अमीरी और गरीबी। जब न्याय की बात होती है, विधि की बात होती है, तो अक्सर करके अमीरी और गरीबी का आधार इस पे भेदभाव किया जाता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। और किस पे भेदभाव होता है, इसको समझिए, लैंगिक भेदभाव, पुरुष महिला। और कैसा भेदभाव होगा, धर्म के आधार पे, यानी कि हिंदू मुस्लिम। और कैसा भेदभाव होगा, जातिगत भेदभाव, ठीक है, जातियों में भेदभाव। और कैसा भेदभाव होगा, स्थान को लेकर भेदभाव होगा कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, स्थान को लेकर भेदभाव, यानी कि कह रहा है बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार करना, यानी कि जो समानता है, समानता में सब ऐसे हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये लेयर होनी चाहिए, इस लेयर पे सब लोग क्या हैं, इक्वल है। वर्टिकल नहीं, ध्यान रखिएगा, जहां वर्टिकल बनता है, ऐसे हायरार्की अगर बनी, जो ऊपर होगा हमेशा नीचे वाले का शोषण करेगा। शोषण यहीं से स्टार्ट ही होता है, कहां से, जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल में है, समान है, समानता है, तब वहां शोषण नहीं होता। शोषण कहां होगा, जब ऐसी लेयर बनेगी, एक ऊपर एक नीचे, हमेशा ऊपर जो होगा वो नीचे वाले का शोषण करेगा। ये समझिए, जैसे पुरुष महिलाओं से ऊपर माना जाता है, तो पुरुष जब भी होगा तो महिला का शोषण होगा। बच्चे सबसे नीचे तबके में, सबसे ज्यादा शोषण बच्चों का होगा। तो कहने का मतलब, जहां ऐसा वर्टिकल हायरार्की बनेगी, इस तरीके से वर्टिकल, एक ऊपर एक नीचे, तभी शोषण प्रारंभ होगा। तो कह रहा है बिना भेदभाव के। तो अब ये आ गया कि समानता के अधिकार में सब लोग क्या हैं, विधि के समक्ष समान हैं, विधियों के प्रोटेक्शन में समान है। अब बात आती है, संविधान में अनुच्छेद 14 तो ये प्रावधान दे दिया, लेकिन अब इसी के साथ अपवाद भी होगा, एक्सेप्शन होगा। कहां पे
ये विधि के समक्ष जो समता प्रदान की गई है उसका कहां पे अपवाद होगा, अब बात इसकी करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी साथ में कीजिए, क्योंकि हम अगर फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। आइए अपवाद पे बात करते हैं। अपवाद क्या है? भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 361। 361 के तहत विशेषाधिकार, अब ध्यान रखिए यहां पे कह रहा है कि विशेषाधिकार प्राप्त होगा किसको, जबकि यहां विशेषाधिकार का कह रहा है कि विशेषाधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है विशेषाधिकार दिया जाएगा। तो विशेषाधिकार कहां कहां पे किनको किनको संविधान में दिया गया है जिससे समता के अधिकार का, समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है, अपवाद होता है, उसको हम अब देखेंगे। पहला देखिए इसमें 361 के तहत फर्स्ट यहां राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य, जब इनका कार्यकाल हो, अगर उस समय ये कोई कार्य करते हैं या कोई इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो अब यहां पे क्या कह रहा है? देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई कृत्य कर देते हैं अपने कार्यकाल के दौरान या कोई निर्णय ले लेते हैं तो उनको जो है जवाबदेही किसी न्यायालय में बनेगी। अब सेकंड देखिए, सेकंड है कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही चालू या प्रारंभ नहीं की जाएगी। जब ये पदावधि में है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं होगी किसी भी न्यायालय में। अब इसके बाद थर्ड क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। इसका मतलब कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर पदावधि में हैं तो न इनकी गिरफ्तारी होगी न इनको कारावास दिया जाएगा। फोर्थ क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए किसी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है यदि मुकदमा चलाया जाता है तो इन्हें इसकी सूचना 2 महीने बाद, मतलब सूचना के 2 महीने बाद ही ऐसा किया जा सकता है। दीवानी मुकदमा चलाना हो तो पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल को सूचित करना पड़ेगा, वो भी कितने महीने पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने बाद फिर क्या होगा? मुकदमा चलाया जा सकता है। कंडीशन दे रखा है कि मुकदमा चलाया नहीं जाएगा, अगर किसी कारणवश चलाया जाएगा तो 2 महीने पहले क्या करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक देखिए यहां पे चौथे में 361 का है, संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के किसी सदन की कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में, रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा किसी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। अब ये समझिए, एक तरफ कह रहा है संसद या राज्य विधानमंडल। संसद के अंतर्गत कौन आता है? लोकसभा आती है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति आता है। विधानमंडल में कौन आता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार यहां पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का अगर कोई मेंबर क्या करता है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही से संबंधित, जब भी उसकी कार्यवाही चल रही हो उससे संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन कहां करते? समाचार पत्र में करते, रेडियो में करते या टेलीविजन पे करता है,
तो उस पर किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत? 361 का के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है। अब इसके बाद और कौन सा एक विशेषाधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में ये कहा गया है संसद में या उसकी किसी समिति में, संसद की समितियां होती हैं और संसद के बारे में हमने जिक्र कर लिया है कि संसद में 3 चीजें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको याद कर जाइए, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि संसद में क्या होता है। अब ऑप्शन लिखता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और अगले ऑप्शन में क्या देता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कौन सा उत्तर सही होगा? जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं वही इसका सही ऑप्शन होगा। यानी कि अब क्या है कि संसद में या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा का कोई मेंबर हो या संसद की कोई समिति हो उसका मेंबर हो, तो उसके द्वारा कही गई बात का या दिए गए मत का किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब बात आती है कि जब एक संसद के लिए अनुच्छेद बन गया 105, तो ऐसे ही सेम आर्टिकल 194 है 194, जो विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए सेम प्रावधान देता है। इसलिए मैंने यहां अनुच्छेद 194 लिखा है, लेकिन राज्य विधानमंडल लिख के छोड़ दिया है। जब आप संसद के बारे में समझ गए तो उसी तरीके का सेम आर्टिकल कहां पे है? 194 है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए बात कर रहा है। अब आगे आते हैं, और कहां पे ये समता के अधिकार का अपवाद दिया गया है? विदेशी संप्रभु, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी के मुकदमों से मुक्त होंगे। यहां भी विशेषाधिकार है। अब इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी एजेंसियों को कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। और सबसे लास्ट में अनुच्छेद 31 इसका अपवाद है। समता के अधिकार का अपवाद ही फंडामेंटल राइट में जो 31C है, यह भी अनुच्छेद 14 का क्या है? अपवाद है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के अपने लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि अनुच्छेद 14 है क्या, उसके प्रावधान कौन कौन से हैं, और प्रावधान के बाद इसका अपवाद क्या क्या है, इस पे डिटेल्ड चर्चा हुई है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 15 पे ऐसे ही डिटेल्ड अध्ययन। क्योंकि साइड कट में तो मैंने एक वीडियो बना दिया, अब हमको क्या करना है कि पॉलिटी के एक एक पार्ट को, एक एक अनुच्छेद को डिटेल्ड में व्याख्यायित करना है। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पॉलिटी को अच्छे तरीके से आप लर्न करते रहिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक पॉलिटी नहीं सीख सकते हैं। आईएएस हो, पीसीएस हो या और भी एग्जाम है, सब में पॉलिटी जीएस के खंड में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए।